नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है पार्थ इंस्पायर्ड कोचिंग सेंटर में। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10th का जो हिंदी है गोदली, उसका 5वां चैप्टर जिसका नाम है नागरी लिपि। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड में इस बार पूछे जाएंगे वो इस कंटेंट में रेडी किया गया है, इस वीडियो में उसको बताया जा रहा है। तो फिर आप भी अगर चाहते हो कि क्लास 10 की जो मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम है उस बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर गेन करना चाहते हो, अच्छे मार्क्स हिंदी में लाना चाहते हैं मित्रों, तो अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो इन तमाम क्वेश्चनों को बारीकी से देखिए और समझिए। एक बार समझ लेने के बाद ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, फिर आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो उसे आसानी से लिख पाइएगा, क्योंकि ये हिंदी है, बस कहानी को समझना होता है। देखिए शुरू करते हैं। इसमें से 2 क्वेश्चन हर हाल में आएगा, सो इस वीडियो को इंपॉर्टेंट समझिए और इसको याद कीजिए, ठीक है। देखो मित्रों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है समझो। लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? हमारे लेखक ने कौन ऐसे 2 लिपियों से जो है नागरी लिपि का संबंध बताए हैं? तो देखिए आंसर होगा, लेखक ने गुजराती, बंगला और ब्राह्मी लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VVI कर लो बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये 2024 में पूछे जाएंगे ये प्रश्न ऐसे, है ना। तो इसको इंपॉर्टेंट समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? आप सभी को पता है ना, हिंदी एक देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिपि मतलब क्या होता है? लिपि मतलब लिखने का तरीका, किधर से लिपेंगे, लिपि ना लिपि। जो लिपि होता है ना बच्चों, लिपि, तो लिपि का मतलब होता है कहने से लिपि, हेम है लिपि कि हेम है लिपि, इसी को तो कहते हैं लिपि। तो संस्कृत है हेंगा लिखाता है, इधर से लिखाता है तो उसको देवनागरी कहते हैं। हिंदी भी इधर से लिखाता है तो देवनागरी कहते हैं। वही आपका उर्दू होगा, इधर से होता है तो वो दूसरा लिपि होता है ना। तो देवनागरी मतलब समझ में आ गया कि देवनागरी हिंदी कौन सी भाषा या संस्कृत कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में लिपी जाती है ना। और लेखक ने अभी इसी के पहले क्वेश्चन में हमने देखा था क्या क्या, कि ब्रह्मी, बंगाली, गुजराती, बंगला गुजराती, ये तीनों को किस में बताया गया है? देवनागरी में बताए हैं लेखक ने। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, देवनागरी लिपि में मुख्यतः नेपाली, मराठी, संस्कृत, प्राकृत और हिंदी भाषा लिखी जाती है। तो देवनागरी भाषा में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो आपका नेपाली, मराठी, संस्कृत, प्राकृत भाषा भी हिंदी भाषा। तो जो भी पूछेगा प्राकृत भाषा किस लिपि में लिखी जाती है तो देवनागरी में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है तो देवनागरी में लिखी जाती है। मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। नेपाली किस में लिखा जाएगा तो बच्चों देवनागरी। जितने भी आप लैंग्वेज देख रहे हो बच्चों, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा एंड 5वां, ये 5 लैंग्वेज जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो इसको स्पष्ट याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए, उनके विवरण दें। क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले नागरी लिपि जो है कहाँ पे इसका उद्गम हुआ और इसके क्या क्या चीजें विशेषताएं, इसके बारे में क्या क्या चीजें आप जानते हो वो लिखिए। तो देखिए विद्वानों के अनुसार नागरी लिपि के आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे, कौन से पर्वत बच्चों? विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। विंध्य प्रदेश के नीचे जो होता है ना, याद रखो, विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, ध्यान से समझो।
नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी, यानी नागरी लिपि को हम लोग कब सार्वदेशिक लिपि में कन्वर्ट किए थे? तो देखिए ईसा की 8वीं से 11वीं शताब्दियों में, ईसा का 8वीं से 11वीं शताब्दियों में नागरी लिपि पूरे देश में व्याप्त थी, यानी पूरे देश में इसका प्रसार हो गया था, फैल गया था। अतः उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी, यानी 8वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक ये जो नागरी लिपि थी वो पूरे देश में प्रचार था, इसकी पूरे देश में प्रचलन था, इसलिए इसको हम लोग सार्वदेशिक लिपि भी कहते थे। 5वां क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है? आखिर देवनागरी के जो अक्षर हैं उसको हम लोग स्थिरता कैसे प्राप्त किया है? तो स्थिरता होने का रीजन समझते हैं बच्चों, क्या होगा इसका आंसर देख लो। उससे पहले इस क्वेश्चन को भी रिवाइज कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड में पूछा गया है कि देवनागरी लिपि जो है अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। तो देखिए कैसे आई, समझते हैं इसको। देखिए बच्चों, करीब 2 सदी पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी। लगभग बाबू करीब 2 सदी पहले, 2 सदी समझते हो ना बच्चों, 200 यानी 2 सेंचुरी बिफोर जो था, देवनागरी के जो लिपि थे उसको टाइप किया गया। क्या किया गया बच्चों? टाइप। अब इसको टाइप किया गया और इसे पुस्तकें छापने लगे लोग। जब पुस्तकें छपने लगी, इस प्रकार ही देवनागरी में की जो लिपि है यानी लिखावट जो है उनके अक्षरों में स्थिरता आई। आप अभी भी देखते हैं ना, सिरा कुछ लोग इस तरीके से बना देते हैं, कुछ ऐसे, मतलब देखो बहुत सारी चीजें, ये सारी चीज डिफरेंट है ना। लेकिन र का ही देखो ना बच्चों, र जो होता है धर्म में ऐसे रहता है, कहीं प्रेम में ऐसे रहता है, तो कहीं कर्म में ऐसे रहता है। तो इन तरीके से ये देख रहे हो स्थिरता, कहीं भी हम लोग देखो ऐसे, चांद में ऐसे हम लोग लिख देते हैं चंद्र बिंदु, और ये आपका चांद हो गया। इस तरीके से देख रहे हो अलग अलग, ये जो एक ही चीज कई प्रकार से लिखने की तरीका थी। तो इन तरीकों में आखिर स्थिरता कैसे आई, क्यों, कैसे ही बच गए, कैसे रोका गया? तो रोकने का एकमात्र पर्पज बच्चों, जब इसको हम लोग टाइप करने लगे तो लोगों के अंदर जो तरह तरह के, जो अब कोई छा ऐसे बनाता था तो कोई अलग तरीका से ऐसे 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 बना देते थे लोग, ये जो है इस तरह से इतना छोटा करके ऐसे बना देंगे, तो कोई बढ़िया से ऐसे बनाएगा अपने। अब जब पेन से लिखते थे ना तो अलग अलग एक ही अक्षर को अलग अलग तरीके से बनाना पड़ जाता था, समझ में नहीं आता था। अब जब इसको हम लोग टाइप करने लगे तो टाइप होने की वजह से ये क्या हो गया, ये चीजें जो है बहुत आसान हो गया, ये अक्षर बनाना अस्थिर हो गया है, स्थिर हो गया, अभी इसके अंदर परिवर्तन नहीं हो पाता था। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं? किनका जो इतिहास है प्राचीन जो है वो नागरी लेख में प्राप्त होता है? तो देखो बच्चों, विद्वानों का विचार है कि उत्तर भारत मिहिर भोज, कौन से राजा शासक का नाम याद रखो, मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि गुर्जर प्रतिहार राजाओं के अभिलेख में पहल नागरी लिपि लेख प्राप्त होते हैं। तो उत्तर भारत में यानी जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में आपको इन मिहिर भोज, महेंद्र पाल, ये आदि जो गुर्जर प्रतिहार राजा थे, इनकी जितनी भी
लिपियां अभिलेख जो पाया गया, सारे एडिक्ट जो थे, सभी एडिक्ट यानी अभिलेख जो है किस लेख में प्राप्त हुए बच्चों? नागरी लिपि में प्राप्त हुए थे, है ना। अब समझिए गुर्जर प्रतिहार कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को ये भिवियाई कर लो बच्चों, ठीक है, दोनों को याद कर लेना एक बार इसको। गुर्जर प्रतिहार कौन थे? आंसर देखिए ध्यान से, विद्वानों का विचार है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे, यानी जो हमारे विद्वान हैं वो विद्वान कहते हैं कि जो गुर्जर थे वो बाहर से आए थे। इसकी 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया। तो देखिए इन्होंने इस 8वीं शताब्दी में क्या किया था? अब अवंती प्रदेश, किस जगह बच्चों? अवंती प्रदेश में अपना शासन स्थापित किया था। और बाद में कन्नौज, पहले अवंती प्रदेश और दूसरी बार में कहा ये गुर्जर जो थे कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए हैं। ये जो काफी प्रतापी राजा, ये कह सकते प्रख्यात फेमस थे ये प्रतिहार राजा, है ना। चलिए आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ गए कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे, है ना। अवंती प्रदेश और कन्नौज के जो विद्वान जो शासक थे वो तो सबसे पहले अवंती प्रदेश में अपना शासन स्थापित किया, उसके बाद से कन्नौज पे महेंद्रपाल, मिहिर भोज, इन तमाम चीजों के बारे में आप जान गए होंगे। चलिए अब उसके बाद से इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? हमें ब्राह्मी और सिद्धम ये दो भाषाओं के तुलना में हमारी जो नागरी लिपि है थी, इस नागरी लिपि की प्रमुख विशेषता क्या है या प्रमुख इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है? तो देखिए मित्रों, गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि, गुप्त काल के समय का जो लिपि था जिसको हम कहते हैं ब्राह्मी लिपि, तथा उसके बाद की सिद्धम लिपि, और गुप्त काल के बाद का जो लिपि था उसको हम लोग सिद्धम लिपि के नाम से जानते हैं। तो सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या छोटे ठोस त्रिकोण हैं। यानी जब ब्राह्मी लिपि जो इसके कंपैरिजन में हम कर रहे हैं, ब्राह्मी यानी गुप्त काल के जो ब्राह्मी लिपि थी और उसके बाद की जो सिद्धम लिपि थी, इसमें जब हमने देखा तो उसके सिर पर छोटी छोटी आड़ी रहती थी, आड़ी लकीरें, छोटी छोटी लकीरें ऐसे इस तरीके से, जैसे आप देखे होंगे आजकल ABCD में भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दे दिए जाए जो साइंटिफिक जो होता है, साइंटिस्ट तो यूज करते हैं, इस तरीके का चीजें दे देते हैं, इस तरीके से साइन लगा छोटे छोटे लकीरें ऊपर खींच दिया जाता है, इस तरीके से छोटे छोटे लकीरें दे दिया जाता था। तो उसमें पे आड़ी लकीरें या छोटे ठोस त्रिकोण बना दिए जाते थे। लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि, लेकिन ये नागरी लिपि का जो मेन पहचान था, इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बनी जाती थी, यानी जो इसके अक्षर होंगे उसके लकीर बन जाते थे। इसके सिर पर क्या बनते थे? पूरी लकीर बन जाता था, पूरा एकदम लकीरें लाइन बन जाता था, है ना बच्चों। और ये सिरों रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितना कि अक्षरों की चौड़ाई होती है। और उसके बाद देखिए, आप हिंदी भी देखिए ना ऐसे, तो ये जो है इस पे हम लाइनिंग उतना ही बांधेंगे जितना ये अक्षर चौड़ा होगा, उतना ही ऊपर उस लकीर खींचा जाता था। ये होता था क्या? नागरी लिपि का मुख्य पहचान। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या जानकारी देता है? इसको बाबू नोट कर लो, एकदम मस्ट भी भैया है, मस्ट। इसको तो एकदम टारगेट पे लेके चलना लो, ठीक है बच्चों। 2024 बिल्कुल टारगेट कर लीजिए कि नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या जानकारी देता है। तो क्या जानकारी देते हैं, ध्यान से समझिए।
नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है बच्चों। बड़ा अलग अलग विद्वान अलग अलग देवनागरी की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं, उसके मतलब के बारे में बताते हैं। एक मत के अनुसार गुजरात के नगर ब्राह्मणों ने पहले पहल नागरी लिपि का इस्तेमाल किया था। एक मत के अनुसार हम बताएं तो बच्चों, गुजरात के जो नागर ब्राह्मणों ने, नागर कौन ब्राह्मण, नागर ब्राह्मणों ने पहली पहल नागरी लिपि का इस्तेमाल किया था। नागर ब्राह्मण, नागरी इसीलिए पढ़ा, नागर ब्राह्मणों ने पहली पहल इस लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। तो नागरी लिपि का नागरी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने सबसे पहले नागरी का इस्तेमाल किया था, नागरी लिपि का इस्तेमाल किया था, इसलिए इस नागर ब्राह्मणों के नाम पर ही नागरी लिपि पड़ गया। एक दूसरे मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर है, जितने भी नगर है बाकी वो सब नगर है, परंतु काशी देवनगरी है। और काशी क्या है? देवनगरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। इसलिए काशी में जो प्रयुक्त यानी वहां पे जो लिपि लिखा जाता है वो देवनागरी पड़ा। अब देखो इसके बाद से 10वां क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है, इस संबंध में लेखक का जानकारी देता है। क्या जानकारी देते हैं बच्चों, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है? याद क्वेश्चन, नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है, किसका जन्म होता है? ध्यान से इसका आंसर देखिए।